नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट और उसके बाद आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है और लास्ट में बिल्कुल एंड में आपको बताना है अपना स्कोर कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि झापी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये ट्रेडिशनल फोक कल्चर है, किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये झारखंड से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये असम से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये केरला से बिलोंग करता है झापी। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। तो किस स्टेट से ये बिलोंग करता है झापी, किस स्टेट का ये ट्रेडिशनल कल्चर या फिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, झापी, पहले एक बार इसका पिक्चर देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर आ रहा है ये कैप टाइप का एक बड़ी सी टोपी आप कह सकते हो, ये झापी होती है। यूजली ये जो होता है आसाम के अंदर जो टी गार्डन होते हैं, टी गार्डन में जो वर्कर काम करते हैं वो अपने सर पर इसे बांध करके खेती वगैरह का काम करते हैं और ये आसामीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वहां के फोक ट्रेडिशन वगैरह को। तो आप ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, असम। इस क्वेश्चन में आपसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहले इसमें बताया गया ये जो टर्म है GLOF, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म इसकी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आप बोल सकते हो। इसके बारे में बोला जा रहा है जब ये इसकी कंडीशन ये होता है कि जब ग्लेशियर वगैरह बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पिघलता है, वहां से बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप कह सकते हो वाटर रिलीज करता है ग्लेशियर, तो उसकी वजह से जो फ्लड वगैरह आते हैं उस टर्म को ये डिफाइन करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अगर टोपोग्राफी ऑफ हिंदू कुश हिमालय की बात करें, ये जो है फेवर नहीं करता है ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन को, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम अपने इस सिस्टम की बात करें, यानी कि सिंथेटिक्स एक्पर रडार इमेजिंग सिस्टम की बात करें, ये जब भी कोई लेक वगैरह फॉर्मेशन होता है उसके बारे में ये इंडिकेट कर देता है, उस चीज को डिडक्ट कर देता है पहले से ही। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये और इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला ही करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है, सही आपको जो भी लग रहा है उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की अगर बात करें, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये पिक्चर भी दिख रहा है कि जब ग्लेशियर वगैरह बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ ही पिघल जाए, कुछ बर्स्ट हो जाए, यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरह से सारे के सारे जो बर्फ आपको दिख रहे हैं सडनली एकदम पिघल जाए, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा नुकसान वगैरह होता है। अभी रिसेंटली गाइडलाइन है, ये है NDMA की तरफ से, जिसे शॉर्ट में आप बोला जा रहा है और फुल फॉर्म आप इसे बोल सकते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, कि उन्होंने गाइडलाइन जारी की है किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो इसकी मीनिंग या फिर डेफिनेशन आपको दी गई थी, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें हिंदुकुश हिमालय रीजन की अगर बात करें, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब लेक वगैरह जो फॉर्मेशन होता है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जो नॉट बोला गया था वो गलत है, बल्कि करता है, इसलिए आप कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि ये पहले से ही इसको डिडक्ट कर लेना, इस जानकारी को इकट्ठा कर लेना के लिए आप कह सकते हो कि इस चीज का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपकी कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो के बारे में बोला जा रहा है कि ये बैंक का एक टाइप का एक रेशियो है जिसमें एक रिलेशनशिप शो करता है कि रिस्क वेटेड एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में। यानी कि जब भी कोई कंपनी वगैरह स्टार्ट होती है तो उसमें आप कह सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक तो तरीका ये है कि अपना खुद का पैसा लगा लो, और या फिर आप किसी से बोरो वगैरह कर लो एज ए लोन वगैरह जो आप लेते हो। तो इन दोनों चीज को मिलाकर के आप कह सकते हो कि भी इनका जो रेशियो क्रिएट किया जाता है इसके रिस्क के साथ, ये आपको बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में।
और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि आरबीआई की नॉर्म्स के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी कंट्री में सीएआर का परसेंटेज की बात करें तो बेसल में एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी और उन्होंने बैंकिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन दी थी कि भी इसका रेट मेंटेन करना है हमें उस हिसाब से को, और उसी रेट को आरबीआई भी अपने नॉर्म्स में कंसीडर करती है और बैंक उसे फॉलो करती है उस रेशियो को। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ये जो कि इसकी मीनिंग या डेफिनेशन आपको बताई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट है अगर हम बात करें ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ द स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कैपिटल एक्विडेसी रेशियो की अगर बात करें तो यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपनी वगैरह में आप बोल सकते हो कि तो दो तरीके से मैंने आपको बताया कंपनी कैपिटल फॉर्मेशन होता है। एक तो आप खुद का पैसा लगा लीजिए या फिर आप लोन क्रेडिटर के थ्रू आप पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर प्लस कर दें यानी कि जो आपकी टोटल कैपिटल हो जाती है उस टोटल कैपिटल को उसके रिस्क के साथ अगर कंपेरिजन करें रेशियो जो कैलकुलेट की जाती है उसी को आप कह सकते हो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो भी बोल सकते हो, इसको एक और नाम है। और जैसे क्वेश्चन में आपको बताया गया कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी यानी कि सीएआर भी आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो मीनिंग या डेफिनेशन आपको दी गई थी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं जो बेसल नॉर्म्स है, बेसल नॉर्म्स की बात करें तो ये बोला जा रहा है हर बैंक को मैनेज जो करना है अपने पास कुछ रिजर्व जो रखना होता है वो आपसे बोला जा रहा है कि 8% की गाइडलाइन है इंटरनेशनल लेवल पर हम अपनी कंट्री यानी कि हमारी कंट्री में जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक है इसकी गाइडलाइन की बात करें तो उन्होंने इस रेट को 9% रखा हुआ है जो कि डिफरेंट है, यानी कि हम बेसल थर्ड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते बल्कि अपने लिए खुद से आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ लोकेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि कुछ चार ये लोकेशन आपको दे दिए गए, इन चारों लोकेशन को आपको साउथ टू नॉर्थ के लोकेशन में आपको अरेंज करना है। यानी कि जैसे अगर हम मैप में बात करें तो नॉर्थ आप जानते हैं ऊपर की तरफ हो जाता है, साउथ नीचे की तरफ हो गया। तो आपको जो साउथ में जो सबसे नीचे आता है उस लोकेशन को पहले लिखना है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में उस लोकेशन को आएगा जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ होगा। तो ये लोकेशन है, पहले एक बार जान लेते हैं लोकेशन क्या क्या है। फर्स्ट लोकेशन में आपसे बोला पार्क वे के बारे में बोला जा रहा है, सेकंड आपसे बताया जा रहा है पार्क स्ट्रीट के बारे में, थर्ड आपसे बोला जा रहा है गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में, फोर्थ आपको जो दिया है एडम ब्रिज के बारे में दे रखा है। यानी कि चार लोकेशन है, आपको साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ की तरफ इसे अरेंज करना है। ऑप्शन ए की बात करें इसमें बोला जा रहा है कि भी ये थर्ड फोर्थ उसके बाद सेकंड और ये फर्स्ट, ये ऑर्डर आपको दे रखा है जो नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन बी की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है कि पहले थर्ड लगा लीजिए, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। इस ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हैं तो करेक्ट बताया जा रहा है कि ये ऑर्डर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें आपको एडम ब्रिज से स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, फोर्थ नंबर वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा और उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। और इसी तरह आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फोर्थ के बाद थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, यानी कि बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में अगर आप कर ले अरेंज तो ये साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि ये जो चार डिफरेंट प्लेस के बारे में आपको जो लोकेशन दिया गया और आपसे बोला गया इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करिए, तो हमारी कंट्री में जो साउथ वाला एरिया है इस मैप में शायद ज्यादा क्लियर ना हो तो एक बार इंडिया और श्रीलंका का अगर मैप देखें, देखिए ये इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बेटर आप वर्ल्ड मैप में भी आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए ये हमारी कंट्री इंडिया है और इसके बीच नीचे जो श्रीलंका है इसके बीच वाला जो पोर्शन है इसकी बात की जा रही है। इस रीजन में ये चारों की चारों एक लोकेशन एग्जैक्टली फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग ये चार जो प्लेस आपको दे रखे हैं अब उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे नॉर्थ की बात करें, सबसे ऊपर की तरफ बात करें तो पाक स्टेट सबसे ऊपर है और अगर मैं सबसे साउथ यानी कि सबसे नीचे की लोकेशन की बात करूं तो गल्फ ऑफ मन्नार जो कि बिल्कुल नीचे, गल्फ ऑफ मन्नार सबसे नीचे है और पाक स्टेट सबसे ऊपर है और बीच में आपका हो जाता है कि बे पाक बे है और पाक बी के नीचे आप कह सकते हो एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज जिसे राम सेतु भी बोला जाता है। तो अगर ये तो नॉर्थ टू साउथ हो गया, लेकिन हमें जो अरेंज करना है इसे हमें करना था साउथ टू नॉर्थ। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, सेकंड पे आपका आ जाएगा एडम ब्रिज, थर्ड पे आप कह सकते हो आपका आ जाएगा पाक बे और फोर्थ पे आपका आ जाएगा ये पाक स्टेट। यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो ऑर्डर दे रखा था आपको कि थर्ड फिर फोर्थ फिर फर्स्ट और ये सेकंड, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है
इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ नेशनल पार्क के नाम दे दिए गए हैं आपके सामने और आपसे ये पूछा जा रहा है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट इनमें से कौन कौन से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट आपको जो नेशनल पार्क दे रखा है वो नागरहोल नेशनल पार्क है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है मुदुमलाई नेशनल पार्क। थर्ड आपसे बोला जा रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क। और फोर्थ नंबर पे आपसे बोला जा रहा है कि इराविकुलम नेशनल पार्क। इन चारों नेशनल पार्क में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं, उसको कवर करते हैं। तो जो भी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि भी आप अगर आप फोर्थ को छोड़ दीजिए, यानी कि इराविकुलम नेशनल पार्क को छोड़ दीजिए, बाकी जो तीन है ये तीनों के तीनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड को आप छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा जो बच गए यानी कि मुदुमलाई नेशनल पार्क के अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्क है, नेशनल पार्क है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इसमें आपसे बोला जा रहा है थर्ड का मतलब ये है कि बांदीपुर नेशनल पार्क को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग बच गए आपके पास ये सारे के सारे जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चारों के चारों नेशनल पार्क जो आपको दे रखे हैं ये आप बोल सकते हो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंडर ही आते हैं, उस एरिया के अंदर ये कवर किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें आपको ये समझना होगा कि भाई इसमें जो फोर्थ वाला है इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये नीलगिरी नेशनल पार्क के अंदर नहीं आता, बल्कि ये केरला के अंदर लोकेटेड है। केरला के इदुक्कू डिस्ट्रिक्ट है, उस इदुक्कू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नेशनल पार्क आता है। बाकी जो रिमेनिंग नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क या मुदुमलाई नेशनल पार्क और बांदीकुई नेशनल पार्क है, ये तीनों की तीनों जो नेशनल पार्क है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। एक बार मैप में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर होगा कि भी चारों के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो फोर्थ नंबर पे था जो इसका पार्ट नहीं है, वो केरला के अंदर आ गया आपका इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो केरला, तमिलनाडु और ये कर्नाटका, इन तीनों का जो जंक्शन बनता है, ये जो पूरा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क आते हैं। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट करें। कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और ये स्क्रीन पर ये वीडियो आ रही है जिसे प्ले करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।